कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनकर फील गुड वाली वाइब आती है, लगता है ये तो होना ही चाहिए। उनमें से ही एक है न्याय। और न्याय हमेशा सच की तलाश में होता है, लेकिन सवाल यह है कि सच बोलता कौन है, इंसान, गवाह या फिर विज्ञान। तो आज हम बात करेंगे उस केस की जब सबूत के रूप में पहली बार डीएनए को अपनाया गया। एक बहुत महान इंसान ने कहा था कि न्याय किसी गवाह की आवाज में नहीं, किसी दस्तावेज में नहीं, बल्कि एक इंसान के शरीर के भीतर छुपे सच में होता है। चलिए एक सीन इमेजिन कीजिए। एक अदालत, कटघरे में खड़ा एक आदमी और उसके सामने बैठा एक बच्चा और एक सवाल, सिर्फ इतना सा, इस बच्चे का असली पिता कौन है। 90 के दशक के भारत में जब फैसले अक्सर कानून के साथ साथ शक, समाज की सोच और गवाहों की बातों पर होते थे, उस वक्त एक शब्द कोर्टरूम में गूंजा, डीएनए। यह शब्द नया था, डराने वाला था और व्यवस्था के लिए चुनौती भी। जज के सामने सवाल था, क्या विज्ञान पर भरोसा किया जाए या परंपरा पर ही चला जाए। उस एक फैसले ने सिर्फ एक केस नहीं बदला, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की दिशा बदली। ये कहानी उस पल की जब अदालत ने पहली बार माना कि सच जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता और डीएनए सबसे ईमानदार गवाह हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर भारत अनएक्सप्लोर्ड। इस पूरी कहानी का केंद्र बना 1991 का केरल हाई कोर्ट का ऐतिहासिक मामला पुन्हीरमन वर्सेस मनोज, जिसे आज भारत में डीएनए का कानूनी रूप से स्वीकार किए जाने वाला बुनियाद माना जाता है। यह मामला किसी हत्या का या बड़े अपराध का नहीं है, बल्कि एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिसने सदियों से समाज को उलझा कर रखा है कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। अब आते हैं मूल कहानी पर। इस कहानी को अगर आप एक फिल्म की तरह देखें तो आपको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। केरल के एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्मा, जिसकी मां ने दावा किया कि बच्चे का पिता मनोज है, जबकि मनोज ने इस दावे को सिरे से नकार दिया और कहा कि उसका उस महिला से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रहा। तो अब मामला अदालत पहुंचता है और यहाँ तक कुछ भी अलग नहीं हो रहा, सेम कहानी चल रही, क्योंकि भारत की अदालतें पहले भी ऐसे पितृवत विवाद देख चुकी हैं। पर इस बार फर्क यह था कि अब तक ऐसे मामलों में फैसले मां की गवाही, सामाजिक परिस्थिति, पत्र व्यवहार यानी कि लेटर्स जो पहले चलते थे, या फिर गवाहों के अनुमान के आधार पर होते आए थे, क्योंकि अदालतों के पास यह तय करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था कि बच्चा जैविक रूप से किसका है। पर पुन्हीरमन वर्सेस मनोज के केस में जब निचली अदालत में बहस चल रही थी, तब जो बचाव पक्ष था उसने एक असाधारण मांग रखी, डीएनए टेस्ट की। पर उस समय भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग नई आई थी। आम लोगों के लिए तो ये शब्द भी अनजाना था, जैसे पता नहीं कि क्या बोल दिया है। पर दूसरी तरफ अदालतों के लिए भी ये लगभग प्रयोगशाला की कल्पना जैसा लग रहा था। तब जज के सामने एक बड़ी दुविधा थी कि क्या किसी व्यक्ति को जबरन वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्या ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, या फिर क्या भारतीय साक्ष्य कानून इसकी अनुमति देता भी है। लेकिन इसी दुविधा के बीच अदालत ने यह महसूस किया कि यदि विज्ञान किसी सवाल का स्पष्ट उत्तर दे सकता है, तो केवल परंपरा या संदेह के कारण उसे नकारना न्याय के साथ धोखा होगा। और यहीं से इस केस ने इतिहास की दिशा मोड़ी। केरल हाई कोर्ट ने यह कहते हुए डीएनए टेस्ट की अनुमति दी कि न्याय केवल संदेह पर आधारित नहीं हो सकता, और यदि उपलब्ध वैज्ञानिक साधन सत्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए। डीएनए सैंपल के लिए प्रयोगशाला में जांच हुई और जब रिपोर्ट आई तो उसने पूरी कहानी को निर्विवाद रूप से साफ कर दिया कि मनोज उस बच्चे का जैविक पिता नहीं। पर यह सिर्फ एक व्यक्ति के निर्दोष साबित होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस क्षण का प्रतीक था जब भारतीय न्याय व्यवस्था ने पहली बार माना कि विज्ञान अनुमान से ऊपर है। और इसी फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि डीएनए परीक्षण को विशेषज्ञ साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते प्रक्रिया सही तरीके से हो। इस केस का प्रभाव तत्काल दिखा। यह फैसला कानून की किताबों में दर्ज हुआ, कानूनी शोध पत्रों में छपा और आने वाले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले मामलों की नींव बनी। समय के साथ जैसे जैसे डीएनए तकनीक और उन्नत होती गई, सर्वोच्च न्यायालय तथा अलग अलग उच्च न्यायालय ने इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत
विशेषज्ञों के बयान के रूप में स्वीकार किया। पर यह वैसा नहीं रहा कि डीएनए को हर समय अंतिम सबूत माना गया, बल्कि न्यायालयों ने इसके इस्तेमाल में सावधानी, साक्ष्य की श्रृंखला और परीक्षण की शुद्धता, इसके साथ साथ प्रयोगशाला की प्रामाणिकता जैसे पहलुओं को भी अत्यंत गंभीरता से देखा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति किसी तकनीकी चूक के कारण गलत दोषी ना ठहराया जाए। कुछ केस है जैसे शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकती है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू प्राइवेसी का स्वतः उल्लंघन नहीं है। संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट 2010 सुप्रीम कोर्ट केस। इस हाई प्रोफाइल हत्या और बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए एविडेंस सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत में से एक है। दिल्ली गैंग रेप केस में डीएनए एविडेंस ने आरोपियों को अपराध से सीधे तौर पर जोड़ा। पीड़िता के शरीर, कपड़ों और अपराध स्थल पर मिले नमूनों का डीएनए टेस्ट मिला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डीएनए सबूत ने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर दिया। डीएनए तकनीक ने भारतीय न्याय प्रणाली को वैज्ञानिक शक्ति दी है, जिसकी कल्पना 1990 से पहले किसी ने नहीं की थी। और यह परिवर्तन सिर्फ तकनीक नहीं था, यह मानवीय इतिहास में न्याय की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, निष्पक्ष और तथ्य आधारित बनाने की एक बड़ी छलांग थी, जो हर व्यक्ति के लिए न्याय की उम्मीद को मजबूत करती है और दर्शाती है कि कैसे विज्ञान, कानून और नैतिकता मिलकर समाज की सबसे गहरी जटिलताओं का भी समाधान कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई, और अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को और जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।